नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती। आज की कहानी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी रजिया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गौड़ाई। भर बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे में चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ का खाना छू मत देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मैले पेटिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औधड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का एकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों से जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी यह वेशभूषा, ना यह रूप रंग मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर बाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म की नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खचियाँ लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियाँ उसे घेरे हुए थी। मुँह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाई जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लाया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठक सहमी। उसके पैर तो वहीं बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ। क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानिन से। अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी।
बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खंचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम हैं, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न नहीं हुई जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती वह नई नई खरीदारी ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियाँ आपको पसंद हैं? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत यह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख सुन ना दे। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्या बहनों के प्रति आतुभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है? जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नबोढ़ा की कोमल कलाइयों पर फोड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुगले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यहाँ पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाज और अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं उनको भी मोह सके, जिनके जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमुरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया, रजिया भी हंसी, बोली, यह मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी,
और मेरी पेशानी पर उस दिन सिकन जरूर उठ आए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन यही रजिया आई, और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यहाँ लूंगी वहाँ लूंगी, और ये मुँह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूं कि दुल्हन टापती रह जाएंगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? फौजी ने कहा। यहाँ भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा ना समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाइयाँ पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया, और उस हंसी में रजिया के कानों की वालियों ने अजीब सी चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यहाँ अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूं कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बाबरची फिस्ती की तरह। यूं जो लोग समझते कि मैं एक संपादक ही हूँ। उन दिनों ना इतने अखबार थे ना इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यहाँ मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक युवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटा कर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरब और पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर यह कहे उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीजें हैं ना। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहाँ रहते हैं। मलिका मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछे कि अकेली हो या कि एक अर्धवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्तंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी नहीं थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत से बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले। किंतु वह फुर्सत दे तब ना,
जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार फुमच कर भरपेट ठोस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी ने है, हिंदू दर्जी है। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पैसे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यहाँ भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली यह शहर है, शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाह छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिन्हा कर देखिए। वह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, धात है मालिक, धात। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठा कर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां ना ले जाए, जिस औघट घाट पर ना खड़ा कर दे, नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ खुशी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारी रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती है। मैं वहाँ नेता बनकर आया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वह अपने को बड़ भागी समझेगा। जिससे दो बातें कर लूंगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यास बस एक काम किए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बोल रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो, यह क्या, वहाँ रजिया चली आ रही है। रजिया, वहाँ बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आँख, वही भर बाह की कमीज, वे ही कुछ लटे जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है, जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक, मेरे घर। मैं भौचक का कुछ सोच नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलाई खुलकर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा कोई कह रहा है, कैसी शोक लड़ी। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश को हवा दी। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यहाँ लिपा पोता चिक्कन ढोर ढोर आगम, भारी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु आपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मजरा पुश्तैनी पैसे में लगा है।
छोटा शहर में पढ़ रहा है। यहाँ बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। बहू रजिया, यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी। घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकली? बीमारी के मैले कुचेले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहू ऐसे कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए छुरियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोठरों में धंस गई थी। और अरे चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटे, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया हो। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही कहानी आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।